Hello everyone, welcome you all at Resolution Study Point. Today we are going to discuss steric effects and ortho-para ratio in aromatic electrophilic substitution reactions. In previous lectures we have discussed what are the different trends or what are the different orientation and reactivity in aromatic electrophilic सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, इसमें हमने डिस्कस किया था कि 3 टाइप के ग्रुप होते हैं। एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, सेकंड आपका मेटा डायरेक्टिंग होता है, थर्ड में हमने डिस्कस किया था कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है बट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी होता है। ठीक है, ये तो तीनों के लिए एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। तीनों ग्रुप कौन कौन से होते हैं ये सब हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमें ये डिस्कस करना है कि ऑर्थो पैरा रेशो क्या रहता है, साथ में ऑर्थो पैरा रेशो जो है वो स्टेरिक फैक्टर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। सो नाउ स्टेरिक इफेक्ट्स and ortho-para ratio in aromatic electrophilic substitution reaction। AES क्या है? aromatic electrophilic substitution reactions। ortho-para ratio, this is ortho-para ratio of ortho product, ratio of amount of the ortho product to the para is known as ऑर्थो पैरा रेशो। ऑर्थो प्रोडक्ट जो है वो कितना बना है उसको डिवाइड कर देंगे पैरा प्रोडक्ट के अमाउंट से, तो क्या आ जाएगा आपके पास? ऑर्थो पैरा रेशो आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर हम बात करते हैं एरोमेटिक सिस्टम की, तो एरोमेटिक सिस्टम में जैसे एग्जांपल ले लो, आपके पास कोई भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, यहाँ पर कोई भी जेड कंपाउंड है, तो जब हम देखेंगे कंपेयर करेंगे ऑर्थो पैरा रेशो की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पर 2 पोजीशन ऑर्थो होती हैं और 1 पोजीशन क्या होती है? पैरा। तो ये वाली सिचुएशन देखकर हम क्या कह सकते हैं कि जो अमाउंट है या फिर जो ऑर्थो और पैरा का रेशो है ये 2:1 होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि 2 तो ऑर्थो पोजीशन है इसलिए डबल अमाउंट में बनना चाहिए ऑर्थो प्रोडक्ट, और पैरा सिंगल है पोजीशन तो फिर क्या होगा? 2:1। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअल में जो ये अमाउंट है आपकी इस ऑर्डर में बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगी। जनरली ऑर्थो प्रोडक्ट आपको लेस मिलेगा और पैरा प्रोडक्ट की अमाउंट आपकी मोर मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्चुअल वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, जिसके ऊपर एक्चुअल वैल्यू ऑर्थो पैरा रेशो की डिपेंड करती है, वो सारे फैक्टर्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इन फैक्टर्स में सबसे जो पहला फैक्टर होगा, फर्स्ट जो फैक्टर रहेगा वो क्या रहेगा? स्टेरिक इफेक्ट। सेकंड आपका रहेगा पोलर इफेक्ट। थर्ड हम बात करेंगे सोलवेंट इफेक्ट की। और फोर्थ अगर हम बात करेंगे टेम्परेचर। ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं लेकिन जनरली हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने फर्स्ट 2 फैक्टर को ही डिस्कस करेंगे। अदर फैक्टर यहाँ पर आपको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिए। ये देखो, स्टेरिक इफेक्ट का क्या मतलब होगा? स्टेरिक इफेक्ट का मतलब ये होगा कि जैसे जो आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है, इस एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है इसका साइज क्या है? ये साइज छोटा है या बड़ा है, या फिर जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है इसका साइज छोटा है या बड़ा है, इस बात पर भी ऑर्थो पैरा रेशो की वैल्यू डिपेंड करती है। तो फर्स्ट फैक्टर है हमारा स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स।
उससे पहले हम बात कर लेते हैं पोलर इफ़ेक्ट की। तो पोलर इफ़ेक्ट में हम बात करेंगे -I और +R इफ़ेक्ट के बारे में। सोलवेंट इफ़ेक्ट में हम बात करेंगे कि पोलर सोलवेंट है, नॉन पोलर सोलवेंट है। कई बार आप लोग देखोगे कि पोलर सोलवेंट होने की वजह से ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ऑल्सो टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है ऑर्थो पैरा वैल्यू को। लेकिन मेन जो आपके डिस्कशन के पॉइंट हैं ये रहेंगे स्टेरिक इफेक्ट एंड पोलर इफेक्ट। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस स्टेरिक इफेक्ट। नाउ फर्स्टली वी विल डिस्कस स्टेरिक इफेक्ट ऑन ऑर्थो पैरा रेशो वैल्यू। ऑर्थो पैरा रेशो की वैल्यू के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है स्टेरिक हिंड्रेंस का, ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिए, अगर आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड हमने लिया, ये आपका जेड जो कंपाउंड है ये एक बल्की ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? बल्की, जिसका साइज क्या है? लार्ज। तो ये जो बल्की ग्रुप है जेड, लार्ज साइज का जो एक ग्रुप है जेड, ये जो भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है जो कहाँ पर आएगा? ऑर्थो पोजीशन पे, उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। उसके लिए क्या क्रिएट करेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस। और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा तो ऑर्थो की अमाउंट क्या रहेगी? कम, और पैरा की अमाउंट क्या हो जाएगी? ज़्यादा। तो फर्स्ट तो क्या हो गया कि अगर जेड का साइज बहुत बड़ा है तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनने की जो वैल्यू होती है, ऑर्थो की जो क्वांटिटी बनती है वो कम हो जाती है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। और ऑल्सो जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो भी क्या हो जाती है? अनस्टेबल। सिमिलर वे में सपोज करो आपके पास वही एरोमेटिक कंपाउंड है इस टाइप का, लेकिन आपके पास आएगा एक इलेक्ट्रोफाइल जिसका साइज क्या है? लार्ज। अब की बार किसका साइज लार्ज है? इलेक्ट्रोफाइल का। अब यहाँ पर एक ग्रुप ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ये Y यहाँ पर जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, तो ये Y किसके साथ रिपल्सन फील करेगा? जेड के साथ। तो यहाँ पर भी क्या क्रिएट हो जाएगी? स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाने की वजह से ऑर्थो जो अमाउंट होगी यहाँ पर वो डिक्रीज हो जाएगी और पैरा अमाउंट क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो दोनों ही केसेस के अंदर क्या हुआ? ऑर्थो पैरा जो रेशो है, रेशो की वैल्यू डिक्रीज करती है। ऑर्थो पैरा रेशो की वैल्यू डिक्रीज करती है दोनों ही कंडीशंस में। तो ये स्टेरिक इफेक्ट है ऑर्थो पैरा रेशो के ऊपर। इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए, आपके पास एक कंपाउंड है टोलिन। टोलिन क्या कंपाउंड होता है? बेंजीन, इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप, दिस इज टोलिन। टोलिन का करते हैं हम नाइट्रेशन। टोलिन का हमने क्या किया? नाइट्रेशन विद नाइट्रेटिंग रिएजेंट। नाइट्रेटिंग रिएजेंट आपको पता है क्या होता है? कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। साथ में सेकेंड कंपाउंड आपके पास है टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन। टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन, ये हो गया आपका टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन। इसका भी हमें करना है नाइट्रेशन। कंपेयर करना है ना कि कैसे साइज की वजह से इफेक्ट होता है ऑर्थो पैरा रेशो की वैल्यू। तो ये आपका फर्स्ट कंपाउंड है और ये आपका सेकंड कंपाउंड है, दोनों का हमें करना है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन जब भी करेंगे तो आपको मिलेगा कि फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में जो ऑर्थो आइसोमर बनेगा, ऑर्थो आपको मिलेगा 50%, 58% ऑर्थो प्लस रिमेनिंग कितना रह गया आपका? 42% पैरा। ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो, समझ गए हुए हैं? ऑर्थो और पैरा का मतलब तो क्या है यहाँ पर। लेकिन अगर हम बात करें टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन के लिए, तो जब टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा 16% ऑर्थो प्रोडक्ट प्लस रिमेनिंग 73% पैरा।
73% पैरा, सॉरी यहाँ पर आपको मिलेगा 37%। साथ में अदर प्रोडक्ट भी तो मिल सकते हैं ना, तो ये 37% ये भी मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, आपके पास एक तो था टोलिन, दूसरा था टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन, दोनों का नाइट्रेशन किया, रिएक्शन कंडीशन सेम है, बट यहाँ पर 58% ऑर्थो और यहाँ पर क्या है 16% ऑर्थो, तो ऑर्थो पैरा रेशो डिफरेंट हो गया ना। अभी ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर तो मिथाइल ग्रुप जो लगा हुआ है ये एक स्मॉलर ग्रुप है, स्मॉलर ग्रुप होने की वजह से इजीली यहाँ पर ऑर्थो मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप जो यहाँ पर है ये तो एक बल्की ग्रुप है, और बल्की ग्रुप होने की वजह से ऑर्थो पोजीशन पे क्या होगी स्टेरिक हिंड्रेंस, और स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से क्या हो जाएगा ऑर्थो की अमाउंट डिक्रीज कर जाएगी और पैरा की अमाउंट इंक्रीज कर जाएगी। ओके, तो ये था स्टेरिक इफेक्ट के लिए। सेकेंड जो हमारा फैक्टर था वो डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड फैक्टर क्या था भाई? सेकेंड फैक्टर में हमने बात की थी इंडक्टिव इफेक्ट के लिए पोलर इफेक्ट की बात की थी, पोलर इफेक्ट। तो पोलर इफेक्ट के लिए हम बात कर लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट या फिर प्लस आर इफेक्ट की। तो प्लस आर के लिए तो हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपके पास हो गया कोई प्लस आर वाला ले लीजिए, जैसे कि आपका फिनोल है और एक आपका मिथाइल है, तो आप देखोगे कि फिनोल में ज़्यादा मोर आपको ऑर्थो मिलेगा अल्काइल की बजाय, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की, और इंडक्टिव में भी बात करेंगे माइनस आई इफेक्ट की। इंडक्टिव में भी किसकी बात करेंगे? माइनस आई की। और माइनस आई इफेक्ट जनरली हम लोगों ने देखा था ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में था, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स में था। और इसमें क्या एग्जांपल लिए थे हमने? हेलोजेंस के, ठीक है। इसमें किसके एग्जांपल लिए थे? हेलोजेंस के। तो इसको डिस्कस करते हैं हम। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि आपके पास एक कंपाउंड है हेलोबेंजीन्स। हेलोबेंजीन्स के आप नाइट्रेशन करना चाहते हो। हेलोबेंजीन किस टाइप से हैं कि फर्स्ट जो है आपका फ्लोरोबेंजीन, इसका करेंगे नाइट्रेशन। सेकेंड आपके पास है क्लोरोबेंजीन, इसका नाइट्रेशन करेंगे। थर्ड आपके पास है ब्रोमोबेंजीन, इसका भी करेंगे नाइट्रेशन। तीनों का हमें नाइट्रेशन करना है। रिएक्शन कंडीशंस को सेम रखना है, सॉरी चारों का। चौथा भी तो होता है ना आयोडीन वाला। जो आपके हेलोजन कंपाउंड्स हैं इनका हम करेंगे नाइट्रेशन। तो यहाँ पर जो ऑर्थो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो डिफरेंट रहेंगे। यहाँ पर 12% ऑर्थो प्रोडक्ट आपको मिलेगा फ्लोरो कंपाउंड्स में, यहाँ पर 30% ऑर्थो कंपाउंड्स मिलेगा। अगर हम बात करें ब्रोमीन वाले केस में तो 38% आपको मिलेगा ऑर्थो प्रोडक्ट। और अगर हम बात करते हैं आइडो कंपाउंड्स के लिए तो 41% में आपको क्या मिलेगा? ऑर्थो। 41% में क्या मिलेगा? ऑर्थो। अब ध्यान से देखिए कि सबस्टिट्यूएंट ही तो चेंज हुए हैं। क्या चेंज हुआ है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और ऑर्थो पोजीशन के ऑर्थो जो अमाउंट बनने वाली थी उसमें कितना चेंज आया है? ये कैसे हो गया भाई? क्योंकि आपको ये पता है कि जो हेलोजन है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की। इसी ऑर्डर में इनका क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट। अब हेलोजन अगर माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये रिंग को क्या करेंगे? डीएक्टिवेट। रिंग को डीएक्टिवेट करेंगे। साथ में माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? अलोंग कार्बन चेन होता है, और कार्बन चेन होता है साथ में डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो सबसे ज़्यादा जो इसका इफेक्ट होगा वो इसके ऑर्थो पोजीशन पे होगा, उसके बाद मेटा पे होगा, फिर पैरा पे होगा। तो अब देखिए फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा बेंजीन से, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा क्या करेगा? ये ऑर्थो अमाउंट कम देगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्लोरीन, इसके बाद ब्रोमीन एंड आयोडीन।
ये रीज़न है जिसकी वजह से फ्लोरोबेंजीन में केवल आपको 12% ऑर्थो मिलता है और आइडोबेंजीन में आपको मैक्सिमम ऑर्थो मिलेगा। ओके, तो ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया ऑर्थो पैरा रेशो क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑर्थो पैरा रेशो को इफ़ेक्ट करते हैं। आई थिंक आपको जो आज का लेक्चर था समझ में भी आ गया होगा।